हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिशनर नंबर 3 और इसकी अगर हम बात करें तो ये होगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स के लिए 100 क्वेश्चन जो पूछे जाने हैं यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू पेट में, तो उसी के संबंधित पूरा प्रैक्टिस सेट एक साथ देखेंगे। प्रैक्टिशनर नंबर 3 होगा। इसके पहले पहला और दूसरा प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ से उसका लिंक मिल जाएगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है इनमें से। ठीक है, पूर्व में बताना है। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए भारत ये देश है अपना, तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो है पूर्व में जो भारत की सीमा है वो किन किन देशों से जो है लगती है। तो इसमें अगर हम बात करें पूरब की, तो पूरब इधर होगा, पश्चिम इधर होगा, दक्षिण इधर होगा और उत्तर जो है इधर होगा। तो इस तरीके से पूरब में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कौन कौन सी सीमा लगती है तो ये बताना है। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करें तो डी पार्ट हो जाएगा, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश यहाँ पे पड़ता है और म्यांमार यहाँ पे पड़ता है। तो इस तरीके से म्यांमार और बांग्लादेश जो है वो पूरब में लगेगा, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम की अगर बात करेगा तो पश्चिम में पाकिस्तान का सीमा जो है रेखा लगेगी, और उत्तर पश्चिम में बात करेंगे तो उत्तर पश्चिम में यहाँ पे जो है अफगानिस्तान की सीमा रेखा टच होती है। ठीक है, तथा उत्तर में अगर हम देखेंगे तो उत्तर में नेपाल की और चीन की सीमा रेखा टच होती है। तो इस तरीके से अगर पूछा जाएगा तो आप इसको दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर 9। ठीक है, अगर राज्य की बात करेगा तो टोटल अगर राज्य की बात करेगा तो 8 लगेंगे, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी लगता है। तो इस तरीके से दोनों मिलाकर 9 हो जाएंगे। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से हैं तो इधर से स्टार्ट करेंगे तो हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर आएगा, इसके बाद आ जाता है हरियाणा, फिर हरियाणा के बाद इसके और नीचे थोड़ा आएंगे तो राजस्थान आ जाएगा, राजस्थान से और थोड़ा पूर्व साइड चलेंगे तो मध्य प्रदेश आ जाएगा, मध्य प्रदेश भी टच करता है, साथ ही साथ और इसके आगे बढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ आ जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, कौन सा गढ़ है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड टच करता है, और सबसे पूरब में अगर देखेंगे तो बिहार टच करता है, और इसके बाद फिर इसके ऊपर आएंगे तो उत्तराखंड जो है टच करता है। तो इस तरीके से 8 राज्य हैं, साथ ही साथ यहाँ पे दिल्ली भी टच करती है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस तरीके से टच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य इनमें से नहीं है? जम्मू कश्मीर के लोक नृत्यों की अगर हम बात करें तो हफीजा नृत्य जो है वो जम्मू कश्मीर का है, रऊफ नृत्य भी है, धूमल नृत्य भी जम्मू कश्मीर का होता है। ठीक है, इसमें से डांगी जो नृत्य दिया गया है ये जम्मू कश्मीर का नृत्य नहीं होता। डांगी जो नृत्य है ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो देखिए, नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो ये पुरस्कार प्रारंभ में शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा विज्ञान में प्रदान किया जाता था, लेकिन 1969 से अर्थशास्त्र में भी इसको जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। लेकिन इनमें से जो गणित है, गणित में अभी भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष मनाते हैं 22 मार्च को। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश नहीं है इनमें से? आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका जो है फुल फॉर्म बनता है। इसका गठन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1967 को इसका गठन किया गया था। इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया और सिंगापुर मिलकर कुछ 5 सदस्यों के साथ मिलकर जो है इसका गठन किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जकार्ता में इसका मुख्यालय, याद रखिएगा। जकार्ता कहाँ पड़ता है? मलेशिया में। ठीक है, तो जकार्ता जो पड़ता है वो इंडोनेशिया पड़ता है, माफ़ करिएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया के जकार्ता में जो है इसका मुख्यालय है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसमें टोटल अभी देश की बात करेंगे तो टोटल देश इसमें 10 हैं। 10 सदस्यों की संख्या कौन कौन से हैं? तो पहला उसमें आ जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, दूसरा इसमें देखेंगे तो मलेशिया, तीसरे की बात करेंगे तो हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस के बाद चौथा अगर बात करते हैं तो वियतनाम भी है। वियतनाम के बाद अगर हम बात करते हैं पाँचवा की तो कंबोडिया भी इसका सदस्य देश है। कंबोडिया के अलावा इसमें देखेंगे तो म्यांमार के बाद इसमें अगर अगला देखेंगे तो थाईलैंड भी इसका जो है सदस्य देश है। थाईलैंड के बाद सिंगापुर भी इसका सदस्य देश है। सिंगापुर के बाद इसका जो है ब्रुनेई और लाओस। ठीक है, ब्रुनेई
और लाओस। लाओस ये इतने सारे जो है 10 सदस्य देश हैं, लेकिन इनमें से अगर हम देखेंगे तो चीन जो है वो सदस्य देश इसका नहीं है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? इनमें से कौन सा शहर है जिसको भारत का पूर्व का एथेंस कहा जाता है? तो उस शहर का नाम है मदुरै शहर। मदुरै शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। और यह शहर किस राज्य में है? तो ये शहर जो है तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, ठीक है, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है किसके द्वारा? तो लोकसभा की बैठक की समाप्ति जो किया जाता है वो इसमें से अगर देखा जाए तो सभी के द्वारा, स्थगन के द्वारा भी समाप्त किया जाता है, सत्रावसान के द्वारा भी और विघटन के द्वारा भी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के द्वारा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था किसके साथ शुरू हुआ था? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण जो हुआ था औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ शुरू हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और उन्हीं की सरकार के सत्ता ग्रहण के पश्चात जो है अपनाई गई नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण का प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है? इनमें से तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, अंतर्वृष्टि वृद्धि, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, अंतर्वृष्टि वृद्धि के उत्पाद से कृषि उत्पाद से संबंधित है। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये जनवरी 2006 में जो है MS स्वामीनाथन ने कोयम्बटूर में हरित क्रांति के बाद अब समावेशी हरित क्रांति की बात कही थी, जिसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने द्वितीय हरित क्रांति के रूप में देखा था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपये के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं? तो इनमें से अगर देखा जाए तो 1 रुपये का जो करेंसी नोट है और सिक्के जो है ये वित्त मंत्रालय निर्गत करता है, जारी करता है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो हस्ताक्षर की बात करेंगे तो वो हस्ताक्षर होता है वित्त सचिव का। किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, अरविंद पनगड़िया। इस समय वर्तमान में उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन है? तो डॉक्टर सुमन बेरी हैं। कौन है? सुमन बेरी, ठीक है, याद रखिएगा नाम। एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति का उदाहरण है? किस गति का उदाहरण है ये गोला? जो इस गोले की जो गति है वो किसकी गति का उदाहरण है ये बताना, ठीक है। एक तोप का गोला जो है दागा गया है, तो इसमें अगर हम गति की बात करेंगे तो प्रक्षेप गति का उदाहरण हो जाएगा। तोप द्वारा जो दागा गया गोला होता है वो प्रक्षेप गति के माध्यम से तय करेगा दूरी, तो प्रक्षेप गति का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों की सबसे छोटी अस्थि यानी कि हड्डी कौन सी होती है? तो स्तनधारियों में सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कान की हड्डी होती है, उसको हम कहते हैं स्टेपीज, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक के नाम मिलान करना, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका होता है रेटिनॉल। इंपॉर्टेंट है ये। विटामिन ई की बात करेंगे तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है टोकोफेरॉल, ठीक है। विटामिन सी का तो स्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी होता है कैल्सीफेरॉल। तो इस तरीके से इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मिलान करने के लिए आ जाता है। करेक्ट आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? गन मेटल जो होता है वो मिश्र धातु होता है जिसमें 88% जो होता है वो कापर होता है। 88% क्या होता है? कापर होता है, या फिर इसको हम तांबा भी कह सकते हैं। साथ ही साथ 8 से 10% जो होता है वो क्या होता है? वो टिन होता है इसमें। इसके अलावा इसमें अगर हम बात करेंगे तो 2 से 4% जो होता है वो क्या होता है? 2 से 4% जो होता है वो जिंक होता है, ठीक है, जिंक होता है। तो इस तरीके से कापर, टिन और जिंक ये तीन पदार्थ मिलाकर जो है गन मेटल बनाया जाता है। तो कॉपर, टिन और जिंक की अगर हम बात करेंगे तो ए पार्ट में दिया गया है, तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए निम्न में से क्या जिम्मेदार है? तो आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए अगर हम देखेंगे तो बेरियम जो धातु होता है वो जिम्मेदार होता है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? तो मूल अधिकार से संबंधित है, ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 24 की अगर हम बात करेंगे तो इसे मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, जिसमें कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अनुच्छेद अगर हम बात करें मूल अधिकार की तो 12 से अनुच्छेद लेकर 35 अनुच्छेद तक जो है मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 से उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? तो 43A की अगर हम बात करेंगे तो ये किससे संबंधित है? तो ये अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है 43A, ठीक है।
और ये किस में लिखा है, तो ये भाग 4 में जो है उल्लिखित है। भाग 4 में उल्लिखित है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में प्रावधान किया गया, तो उसी में ये 43 ये भी उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में अगर अनुच्छेदों की बात करें तो टोटल 395 अनुच्छेद हैं। मूल रूप से कितने थे, तो 395 अनुच्छेद थे। 8 अनुसूचियाँ थीं, 8 जो थी वो क्या थी, अनुसूचियाँ थीं। साथ ही साथ 22 जो है भाग थे, ठीक है। और लेकिन अगर वर्तमान की अगर हम बात करें तो लगभग 468 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं, 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं और 25 भाग हो गए हैं। तो इस तरीके से ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई हैं? तो लोक अदालतें जो बनाई गई हैं वो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अधीन बनाई गई हैं। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वह विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं और कौन सी विषय होती हैं? तो उन विषयों को कहा जाता है समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती सूची में स्थित जो विषय होते हैं उस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकता है। जय हिंद किसका नारा था? तो इनमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, सुभाष चंद्र बोस का नारा था जय हिंद, ठीक है। और इनके अगर हम बात करें तो ये इन्होंने आज़ाद हिंद फौज में नमस्कार का ढंग जो था तथा आज जो है हमारे सारे देश का जो है नारा हो गया है, ठीक है। जय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, जे.बी. कृपलानी थे उस समय, ठीक है। तो जे.बी. कृपलानी भारत की आज़ादी के समय भी जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो महात्मा गांधी ने 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था और कहाँ से आरंभ किया था? तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो किया गया था वो दांडी से किया गया था। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। 1930 में इन्होंने जो है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग 390 किलोमीटर की इन्होंने यात्रा तय करके दांडी पहुँचे थे और वहीं से 6 अप्रैल 1930 को जो है इन्होंने दांडी से ही क्या कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो इनमें से अगर देखा जाए तो रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था 1773 उसके तहत जो है सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत में किया गया था। तो आंसर ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने दिया था? तो ये नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है इनमें से? तो सबसे पुराना वेद, सबसे प्राचीन वेद जो है वो है ऋग्वेद। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाया था? तो हड़प नीति अपनाने वाला कौन सा गवर्नर जनरल था? तो उसका नाम है डलहौजी। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। डलहौजी का कार्यकाल कितने से कितने तक रहा था? तो 1848 से लेकर 56 तक इसका कार्यकाल रहा था और इसने जो है हड़प नीति या व्यपगत नीति के सिद्धांत को अपनाया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट। सबसे पहले हड़प नीति के तहत कौन सा राज्य जो है शामिल किया गया था? तो सतारा राज्य 1848 में, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म जो है वर्तमान समय के अगर देखें जाए तो बिहार राज्य में हुआ था। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, बिहार के कुंडग्राम में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो आर्यभट्ट और कालिदास की अगर हम बात करेंगे तो ये किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें मिलान करना है, ठीक है। भवन है और निर्माण करता है। सुल्तानगढ़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सुल्तानगढ़ी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। ए का 3 हो जाएगा। लाल महल का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल महल का निर्माण बलबन के द्वारा करवाया गया था। जमात खाना मस्जिद का निर्माण जो करवाया गया था यह खिलजी खान ने करवाया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो इस तरीके से इसमें मिलान करने के लिए भी आ जाता है, याद रखिएगा। आंसर इसका जो होगा इसमें सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है इनमें से? तो छत पर जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा तमिलनाडु राज्य। आंसर ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से क्यों ढकी हैं? तो पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से इसलिए ढकी हैं क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा होती है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न की बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा इनमें से? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है उसका नाम है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? तो वो दर्रा कौन सा है? तो वो है बनिहाल दर्रा। आंसर डी ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो वर्ष 2022 में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश की अगर हम बात करेंगे तो वो है कजाकिस्तान। ठीक है, 2022 के अनुसार। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, कजाकिस्तान। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है किस संस्थान से प्रकाशित होती है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर? तो ये भारतीय विज्ञान एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद से जो है प्रकाशित किया जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा जो है डी पार्ट। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन में मिलान करना है। असम की राजधानी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे राजधानी का नाम दिया गया। तो असम की राजधानी कहाँ पर है? तो असम की राजधानी दिसपुर है। ओडिशा की राजधानी कहाँ? तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ पर है? तो हैदराबाद हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हो जाएगा। तो इस तरीके से मिलाना रहता है। आंसर की बात करेंगे तो ए का 2, ठीक है, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो इस तरीके से आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मिलान करना है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी बताना है, कहाँ पर है? ठीक है, चलिए तो इसमें अगर हम देखेंगे संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी की बात करेंगे तो वो हो जाएगा अबू धाबी। ठीक है, जर्मनी की बात करेंगे तो बर्लिन हो जाएगा। और चिली की बात करेंगे तो सेंटियागो, मोरक्को की हो जाएगी रबात। तो इस तरीके से इसका ये मिलान हो जाएगा। अब अगला पैसेज दिया गया 41 और 42। तो 41 क्वेश्चन जो पैसेज दिया गया पैसेज को पढ़िएगा। इसके हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया कि ड्यूरिंग व्हिच पीरियड मेन एंड वोमेंस रोल्स बिकम मोर शार्पली डिफाइंड। ठीक है, तो अगर पठन जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो उसके बाद निकलेगा कि इसमें जो रानी विक्टोरिया के शासनकाल के दौरान जो था या फिर समय पुरुषों या महिलाओं की भूमिकाओं का जो था वो उसको ध्यानपूर्वक परिभाषित किया गया जाता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये विक्टोरियन पीरियड में ये होता था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट। ड्यूरिंग विक्टोरियन पीरियड मेन एंड वोमेंस रोल्स बिकम मोर शार्पली डिफाइंड। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच सेंचुरी मैन स्टार्टेड कम्यूटिंग टू दियर प्लेस ऑफ वर्क। कौन सी सेंचुरी में मैन जो है पुरुषों के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था कार्यस्थल को, यानी कि प्लेस ऑफ वर्क को बदलना प्रारंभ किया था? तो ये था 19th सेंचुरी में। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमें सिनोनिम्स बताना है, यानी कि पर्याय क्या होगा, पर्यायवाची क्या होगा इसका। ठीक है, कन्फ्यूजन का पर्यायवाची क्या होगा ये बताना है। तो कन्फ्यूजन के पर्यायवाची की अगर हम बात करेंगे इसमें तो कन्फ्यूजन मीन्स होता है भ्रम। भ्रम होता है कन्फ्यूजन मीन्स। ठीक है, कन्फ्यूज होना। और इसका पर्यायवाची इसमें से हो जाएगा कमोशन। ठीक है, आंसर इसका क्या जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा कमोशन मीन्स भी खलबली, शोरगुल, इस तरीके से हो सकता है इसका पर्यायवाची। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें विलोम बताना है, एंटोनिम। ठीक है, तो क्रूजियल का हमें विलोम बताना है। क्रूजियल मीन्स होता है, क्रूजियल मीन्स क्या होता है? क्रूजियल मीन्स होता है प्रमाणिक। ठीक है, क्रूजियल मीन्स होता है प्रमाणिक या निर्णायक। तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा ट्राइबल। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ट्राइबल मीन्स होता है क्षुद्र। ट्राइबल मीन्स क्या होता है? क्षुद्र होता है या फिर घिसा पिटा। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना। अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। अ ग्रुप ऑफ आइलैंड का एक शब्द में क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड को कहते हैं आर्क्योपेलागो। ठीक है, आर्क्योपेलागो। आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट करेक्ट। आर्क्योपेलागो यानी द्वीप समूह इसको कहते हैं हिंदी में। अगला क्वेश्चन है अनिल और अनल शब्द का सही शब्द अर्थ क्या होगा? तो अनिल जो लिखा है, अनिल मीन्स होता है हवा। ठीक है, पहले वाले अनिल का अर्थ होता है हवा और दूसरे वाले अनल का अर्थ होता है आग। तो जिसमें हवा और आग ऑप्शन आपको मिल जाए वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाइए इसमें से। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसको हम कहते हैं निर्मम। क्या कहते हैं? निर्मम कहते हैं। आंसर ए पार्ट। कौन सा शब्द अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है इनमें से?
तो अंधकार शब्द के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो तिमिर होता है, ध्वांत भी होता है, तमिस्त्र भी होता है, लेकिन निलय जो है नहीं होता। निलय शब्द जो है ये घर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं इनमें से? तो कीर्ति का विलोम जो होता है वो उपकीर्ति, जो लिखा है गलत है, उपकीर्ति नहीं होता, इसका अपकीर्ति होता है। ठीक है, अपकीर्ति। तो यही जो था वो गलत ऑप्शन था, बाकी सारे सही हैं। कुसुमित का कंठित, घन का तरल, विरह का मिलन होता है। सावन हरे न भादो सूखे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? सावन हरे न भादो सूखे, इसका अर्थ होता है सदा एक सी दशा, सदा एक सी दशा। आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन में हमें मान ज्ञात करना है, इस तरीके से दिया गया है, सिंप्लीफिकेशन टाइप का। तो इसमें 0.04, ठीक है, 0.04 भागे 0.002 लिखा है, तो इस तरीके से लिख देंगे। और प्लस यहाँ पे 0.5 है, गुणे 0.002 और यहाँ पे भागे 0.0004, इस तरीके से दिया गया है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको भी इस तरीके। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे कि हम दशमलव पहले हटाएंगे, तो 2 अंक, तो यहाँ पे 1 अंक और बढ़ा देंगे, तो इस तरीके से दशमलव हट जाएगा। और यहाँ पे 1 2 3 4 अंक के बाद है, तो 1 2 3 4, तो ये हट जाएगा इस तरीके से सभी। तो बचेगा क्या यहाँ पे बचेगा 2 20, यहाँ पे 20 बचेगा, प्लस यहाँ पे हम इसको काट पीट देंगे, तो 2 दूनी 4, और इस तरीके से 5/2 यानी कि 2.5 बच जाएगा। तो इसको हम जोड़ेंगे तो 20 2 22.5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आंसर इस तरीके से ए पार्ट में दिया गया है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखिए इस तरीके से दिया गया, हमें मान निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए नीचे 77.5 लिखा, ऊपर 775 लिखा हुआ, यहाँ पर भी 77.5, इधर जो है 775, इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, फिर प्लस करके 22.5 लिखा हुआ है, माने कि ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे ए इंटू बी लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। ऊपर देखिए ए क्यूब लिखा हुआ है और यहाँ पे बी क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है 775, मतलब कि दशमलव नहीं लगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1000 से भाग और गुणा कर लेंगे। तो 1000 को हम यहाँ बाहर जब करेंगे इससे, तो ये क्या हो जाएगा 0.7775, 77.75 और 77.75 हो जाएगा। ये 22.5, 22.5, 22.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला याद रखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर के ये होता है ए प्लस बी के। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूला बेस पर अगर देखिए तो ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी लिखा है, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी लिखा हुआ। तो इसकी पूरी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी के जगह मतलब हम ए प्लस बी लिख सकते हैं, यानी कि 1000 तो ये रहेगा ही, साथ इसमें हम लिख सकते हैं 77.5 प्लस 22.5 ए प्लस बी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन में इस फार्मूला को लगा के। तो यहाँ पे अब इसको हम जोड़ लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1000 गुणे 77, 77.5 और 22.5 की अगर हम बात करेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा। इसको जो हम गुणा करेंगे तो 1 के बाद 3 ये और 2 ये 5 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 1 लाख इसका आंसर हो जाएगा, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 6 और 15 स्क्वायर और इसके बाद अंडर रूल लगा, इसका मान ज्ञात करना है। तो 2 की पावर 6 को अगर हम लिखेंगे इसको गुणा करके तो कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो इसको ऐसे लिख देंगे और इसको हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद आएगा 289 और 289 जो होता है किसका वर्ग होता है, किसका वर्गमूल होता है, तो ये 17 का वर्गमूल होता है। तो आंसर ए पार्ट इस तरीके से निकल आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यू बी और डब्ल्यू का औसत 48 दिया गया है। यू और डब्ल्यू, बी और डब्ल्यू का औसत 48 है, तो यू का मान कितना होगा। तो देखिए यू बी का औसत दिया गया, तो इनका टोटल अगर हम निकालते हैं यू प्लस बी प्लस डब्ल्यू निकालते हैं तो ये बराबर हो जाएगा 48 गुणे 3, ये हो जाएगा टोटल 144 यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अब हम यू और बी प्लस डब्ल्यू का निकालते हैं औसत, टोटल औसत तो दिया ही, तो टोटल जब निकलेगा तो ये 2 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये 2 है यहाँ पे तो 2 से गुणा होगा। अब इस तरीके से ये हो जाएगा 48 दूना 96। तो यहाँ से अब हम u का निकाल सकते हैं, u का ही पूछा गया, तो u का क्या हो जाएगा, तो 144 माइनस 96 कर देंगे, जो मान निकल के आएगा वही जो है u का मान हो जाएगा, जो कि 48 ही आया है, तो 48 ही इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई।
जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक ज़्यादा मिले। 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले, ये बताना है। तो इसमें अगर हम बात करें दो कथनों के अनुसार, पहला कथन जो है 30% अंक प्राप्त किया और 50 अंक से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गई, यानी कि 30% पाई प्लस 50 नंबर और लाई फिर भी ये फेल हो गई। दूसरा इसमें है कि 45 अंक प्राप्त किया और संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक ज़्यादा मिले, यानी कि हम 45% जो पाया इसमें 25 अंक ज़्यादा भी मिले हैं तो माइनस कर देंगे तो ये फेल होने के बराबर हो जाएगा। अगर 25 अंक ज़्यादा नहीं पाता तो ये फेल हो जाता, तो इसी के बराबर हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। 30 को उधर लाएंगे, 25 को इधर लाएंगे तो 50 इधर आएगा, 25 प्लस में हो जाएगा, 45 इधर 30 जाएगा तो -30% हो जाएगा। यहाँ से इनको घटाएंगे तो 45 में से 30 जाएगा तो 15% बचेगा, ये बराबर 50 और 25 से 75 के हो जाएगा। तो यहाँ से हम 1% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 75/15, यानी कि 15 × 25 75, तो 1% बराबर 5 के आ जाएगा। अब यहाँ से कह रहा है कि 64% अंक प्राप्त करने वाले कितने अंक मिले, तो 1% बराबर 5 के है तो 64% बराबर कितना हो जाएगा, तो 64% बराबर 64 × 5। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे 64 × 5 को, तो ये फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा 320। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन 320। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चंदा भरत की पत्नी है। चंदा जो है किसकी पत्नी है, देखिए चंदा भरत की पत्नी है, इस तरीके से हम लिख देते हैं। ये भरत हो गए, ये चंदा हो गई, ये दोनों पति पत्नी हैं। मोहन चंदा का पुत्र है। मोहन कौन है, मोहन चंदा का पुत्र हो गया। ठीक है, अब आशीष भरत का भाई है। आशीष कौन है, भरत का भाई है, आशीष हो गया इधर। चलिए, इसके बाद दिया गया है कि और ध्रुव का पिता है। आशीष कौन है, भरत का भाई है और ध्रुव का क्या है, पिता है, तो ध्रुव का पिता हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें बताना है कि मोहन का ध्रुव से संबंध बताना। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आशीष जो है वो क्या है, मोहन के चाचा हो जाएंगे, क्योंकि भरत की अगर चंदा के मोहन क्या हैं, लड़के हैं, तो भरत के भी लड़के होंगे, और जब भरत उनके आशीष क्या है, भाई हैं, तो चाचा हो जाएंगे आशीष मोहन के। और इस तरीके से चाचा का पुत्र जो ध्रुव हो जाएगा वो चाचा का पुत्र हो जाएगा। तो इस तरीके से मोहन का जो है चचेरा भाई हो जाएगा ध्रुव। कौन होगा, चचेरा भाई हो जाएगा। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 फरवरी 2008 को कौन सा सप्ताह का दिन था। ठीक है, तो इसको मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है, जो प्रैक्टिस सेट किया करवाया गया था, उसमें मैंने इसका ट्रिक बताया था कि इसमें जो शताब्दी का कोड होता है उसको आपको याद करना है। ठीक है, शताब्दी का कोड याद करना है, बस क्वेश्चन आराम से निकल आएगा। जैसे शताब्दी का कोड क्या क्या है तो उसको देख लीजिए। पहले 2000 के टर्म में अगर पूछा जाए, सन 2000 के टर्म में, तो रविवार प्लस 8 डेज करेंगे। और 1900 के 1952 1953 1954 इस तरीके से अगर आएगा कोई तो सोमवार प्लस 8 डेज इसमें करेंगे। 1800 के टर्म में पूछा जा रहा है तो बुधवार प्लस 8 डेज करेंगे। ठीक है, और 1700 के टर्म में पूछा जा रहा है तो शुक्रवार प्लस 8 डेज करेंगे। इस तरीके से ये इतना कोड आपको याद रखना है। बाकी इसमें देखिए 2008 जो दिया गया है तो इसमें हम क्या करेंगे कि 1 को घटा लेंगे तो यहाँ पर 7 लिख देंगे, और 7 को जो है हम 4 से डिवाइड करेंगे लीप ईयर निकालने के लिए। तो 4 दूनी 8 जाएगा नहीं, तो 4 एकम 4, तो 1 बार जाएगा, यानी कि 1 इसमें लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, 1 क्या हो जाएगा, इसमें लीप ईयर हो जाएगा। प्लस अब ये हो गया, तो अब हमें क्या करना है कि जनवरी से लेकर और जितना भी डेट दिया गया उतना तक हमें और डेज निकाल लेना है। तो जनवरी 31 दिन का होता है तो 3 और डेज हो जाएगा, और फरवरी में 5 दिया है तो 5 इसमें ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको हम जोड़ेंगे तो 7 1 8 3 11 और 5 16 आ गया। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें 8 डेज पता हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 और 2 16, तो 2 हमें 8 डेज पता हो गया। ठीक है, अब 2008 था इसलिए हम रविवार में +2 कर देंगे। तो रविवार में जब +2 करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रविवार के बाद सोमवार मंगलवार। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर इसका हो जाएगा सोमवार के बाद मंगलवार। ठीक है, तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मंगलवार। तो यस, इस तरीके से निकाला जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इस तरीके से आंसर निकाला जाता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये कोड आपको ज़रूर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको 8 डेज लास्ट में जब निकाल लेंगे तब किस दिन से आपको जोड़ना है वो दिन यहाँ पे पता चलेगा। कि अगर 2000 के टर्म में सन है तो रविवार में प्लस करेंगे, 1900 के टर्म में है तो सोमवार प्लस करेंगे, 1800 के टर्म में है तो बुधवार, और 1700 के टर्म में है तो शुक्रवार। ठीक है, रवि सोम बुध शुक्र। और
कोड इस तरीके से हम निकालेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें से बताना है कि असंगत मिलान करना है, इनमें से कौन सा असंगत है। तो 423, 171, 801 और 900 ये सभी जो संख्याएं हैं ये क्या हैं, ये भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। जबकि 701 जो संख्या ये क्या है, ये अभाज्य संख्या, ये किसी से नहीं कटेगी अपने के अलावा। तो इसलिए विकल्प डी जो है अलग है इन सभी से, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट 701। अगला क्वेश्चन कथन कारक निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इससे भी पूछा जाएगा। अब इसमें देखिए कुछ सिक्के नोट हैं, कुछ सिक्का नोट है, ठीक है। कुछ सिक्का क्या है, नोट है, तो सिक्का हो गया और ये हो गया नोट। इसके बाद कह रहा है कुछ नोट बिल हैं, कुछ नोट बिल है, ये बिल हो गया, ठीक है। अब इसके एक निष्कर्ष तो ये निकल सकता है, मतलब एक कथन ये निकल सकता है, ठीक है। इसका एक और हो सकता है चित्र इस तरीके से बन सकता है, सिक्का, नोट और बिल, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये बिल हो गया, ये नोट हो गया और ये सिक्का हो गया, ये भी बन सकता है इस तरीके से। और इसका एक और निकल सकता है, ठीक है। ये इस तरीके से, ये क्या हो गया, सिक्का हो गया और इसके अंदर नोट हो गया। कुछ सिक्के क्या है, नोट है, कुछ सिक्के नोट हो गए। अब इसके बाद एक इस तरीके से भी बन सकता है, ये हो जाएगा बिल। तो इस तरीके से भी बन सकता है, 3 इसके चित्र बन सकते हैं। इसमें से अब बताना है कि कोई भी सिक्का बिल नहीं है और इसके बाद बताना है कि सभी नोटों के सिक्के होने की संभावना है। तो फिर तो तीनों बेनाराखे से अगर देखेंगे आप बेनारख को, इन चित्रों को, तो जो पहला है कोई भी सिक्का बिल नहीं है, तो इनमें देखा जाए कोई भी सिक्का बिल नहीं है, तो इन तीनों में ऐसा नहीं पॉसिबल। सिक्का मतलब बिल हो सकता है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये जो पार्ट है ये बिल में भी आ रहा है और सिक्का में भी आ रहा है। तो ये कथन जो क्या हो जाएगा, कोई भी सिक्का बिल नहीं, तो एक गलत कथन हो जाएगा, ठीक है। अब सभी नोटों के सिक्के होने की संभावना है, तो सभी नोटों के सिक्के होने की संभावना है, तो ये सही है। यहाँ पर भी जो सिक्का हो सकता है, यहाँ पर भी सिक्का नोट है और यहाँ पर भी सिक्का नोट है, तो इस तरीके से सभी नोटों के सिक्के होने की संभावना, तो ये बन रहा है पॉसिबिलिटी। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा कि केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। तो निष्कर्ष 2 जहाँ अनुसरण करता है वही सही हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निश्चित कूट भाषा में वर्थ को ये लिखा जाता है, ट्रैक को ये लिखा जाता है, तो फेथ को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो वर्थ को अगर हम पहले देखते हैं तो यहाँ से अगर W से Z जाते हैं तो यहाँ +3 हो रहा है, ठीक है। और O से अगर हम R जा रहे हैं तब भी यहाँ +3 हो रहा है। और अगर हम R से R जा रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, 0 कोई विस्थापन नहीं। फिर T से हम W जा रहे हैं, तो T से जब W जाएंगे तो ये जो है +3 हो जाएगा। और R से अगर हम K जा रहे हैं तो भी ये +3 हो रहा है, यानी कि बीच का जो है अक्षर वही है, बाकी अगल बगल के दोनों साइड में क्या है कि +3 की बढ़ोतरी हो रही है। तो हम इसी तरीके से फेथ में करेंगे, फेथ में इसका +3 करेंगे, इसका वैसे सेम रखेंगे, फिर इसका और इसका निकालेंगे +3 करेंगे, ठीक है। इसका 0 रखेंगे और सारे का +3 हो जाएगा। तो F में +3 जोड़ेंगे तो I हो जाएगा, A में +3 जोड़ेंगे तो D हो जाएगा, I का I रखेंगे, T में +3 जोड़ेंगे तो W और H में +3 तो K हो जाएगा। इस तरीके से आंसर ये निकल के I D I W K जो कि C पार्ट में दिया गया है, तो आंसर C पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में अगर हम देखेंगे तो 2023 में देखेंगे तो भारत को जो है 126वां स्थान प्राप्त हुआ था। आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 126वां स्थान। पहले स्थान पर कौन है, तो आइसलैंड पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुभारंभ किया है। तो सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन जो शुभारंभ किया गया है जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, ये मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है, तो शहडोल जिला, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश MP में शहडोल जिला से शुरुआत किया गया है और 2047 तक लक्ष्य रखा गया है कि इसका जो है समाप्त कर दिया जाएगा पूर्ण रूप से। तो आंसर हो जाएगा इसका C ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष निर्यातक राज्य बन गया है। तो शीर्ष निर्यातक राज्य की श्रेणी में अगर हम देखेंगे तो वो हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु शीर्ष निर्यातक राज्य बन गया है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, ठीक है। यूपी कौन से स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर है, ये भी याद रखिएगा। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ स्थापित किया गया।
तो भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क जो है ये उत्तर प्रदेश में नोएडा में स्थापित किया गया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाम क्या है, वेद वन पार्क इसका नाम है इस पार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई गृह ज्योति योजना के तहत प्रत्येक आवासीय घरों को प्रतिमाह कितनी यूनिट बिजली मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये अभी अगस्त 2023 में कर्नाटक सरकार में नई सरकार बनी है कांग्रेस की, तो वहाँ के द्वारा सरकार के द्वारा जो है गृह ज्योति योजना शुरुआत किया गया, जिसमें आवासीय घरों को प्रतिमाह कितनी यूनिट फ्री बिजली जो है मुफ्त करवाया जा रहा है। तो प्रति जो है बात करें तो प्रतिमाह 200 यूनिट फ्री बिजली उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश में शुरू की गई है। तो ये 14 जून 2023 को विश्व बैंक के द्वारा दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना जो है बांग्लादेश में शुरुआत किया गया है। तो आंसर ए पार्ट ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 कहाँ आयोजित होगा। तो पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो जो है इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इंडिया एक्सपो सेंटर एवं मार्ट ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर कहाँ बनाया गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर जो है ये गुजरात में बना है, कहाँ पर, सूरत में। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। इसका नाम क्या है, तो सूरज डायमंड बोर्स, नाम भी याद रखिएगा, सूरज डायमंड बोर्स इसका नाम है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 2023 में संपन्न 49वीं भारतीय महिला शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता गया है किसके द्वारा, तो अहमदाबाद गुजरात में संपन्न हुआ ये। और 49वीं भारतीय महिला शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है पद्मनी राउत ने जीता है, पद्मनी राउत। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगस्त 2023 में भारत को किस देश की मिसाइल स्पाइक NLOS प्राप्त हुई है। तो ये प्राप्त हुई है भारत को इजराइल से। कहाँ से प्राप्त हुआ है, इजराइल से। आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अब 71 से 75 जो क्वेश्चन है वो आपको इस गद्यांश को पढ़ के देना है, गद्यांश को पढ़िएगा। हम जो है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये गद्यांश है, इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन पहला देखते हैं गद्यांश से, निम्न में से कौन कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता इनमें से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके आंसर की बात करेंगे तो वो है डी पार्ट, अर्नाल्ड महोदय नहीं मानते। ठीक है, इस गद्यांश के अनुसार भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ होती है। तो ये प्रारंभ होता है पाणिनि से। जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर पाणिनि निकल के आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारोपीय भाषाओं के संदर्भ में ये मानता है कि आ बड़ी ई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते। तो किसके द्वारा मान्यता है, तो ये ब्रुगमैन मानते हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानता है। तो कौन सा विद्वान है, तो वो है ब्लूमफील्ड। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार क्या है, तो वो है अर्थ के द्वारा निर्धारण किया जाता है। 76 से 80 भी इसी मतलब गद्यांश से ही, गद्यांश को पढ़िएगा। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, गद्यांश को इस तरीके से पढ़ लीजिएगा पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं। इस क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय दावानल को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। तो जब गद्यांश पढ़ेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा आपका बी पार्ट, वन के समीप ज्वलन पदार्थों का अनावश्यक ढेर न बनने देना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत में कौन सा क्षेत्र वनाग्नि और दावानल के लिए सबसे अधिक प्रमाण है इनमें से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, गढ़वाल हिमालय। ठीक है, किस प्रकार के वन दावानल की चपेट में आते हैं। ये दावानल मीन्स जंगल की आग। तो दावानल की चपेट में कौन से प्रकार के वन आते हैं। तो गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको ये पार्ट निकल के आएगा, ऐसे वन जो उच्च वर्षा घनत्व वाले क्षेत्र में नहीं उगते हैं। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट। आसमानी बिजली की वजह से जंगल में लगने वाली आग लंबे समय नहीं जलती है, क्यों। क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, क्योंकि ये आग वर्षा से तुरंत क्या होती है, बुझ जाती है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वनों के संरक्षण की एक बड़ी समस्या है। वनों के संरक्षण के लिए कौन सी इसमें से बड़ी समस्या, तो वह है दावानल, यानी आग से बचाना बहुत बड़ी समस्या है। तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब आगे जो 80 से 100 तक जो क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन टोटल आपके ग्राफ से दिया गया है, पाई चार्ट और ग्राफ चार्ट से। तो मैं इसका PDF जो दे दूंगा टेलीग्राम पर, तो वहाँ आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।